नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के साथ इजराइल के युद्ध के बीच देश को छोड़ने के इच्छुक 212 भारतीयों को लेकर पहली चार्टर उड़ान गुरुवार को जेनयुरियन हवाई अड्डे से हवाई पहुंची। ये फ्लाइट आज सुबह अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के हवाई अड्डे पर लैंड कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्थानीय समय अनुसार रात 11:14 पर भारत के लिए रवाना हुए। जगह से काफी कॉल्स और मैसेजेस आने लगे पूछने के लिए कि वहाँ स्थिति कैसी है, और सारे लोग घबरा चुके थे और सबका यही मानना था कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकाला जाए। तो सब लोग घबराए हुए थे बेसिकली। तो आपको इवैक्यूएशन के लिए आप इसको थैंक्स करना चाहिए? हाँ, इवैक्यूएशन के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसने सही टाइम पे ये स्टेप लिया कि हम लोग को बाहर निकाला जाए, उनको थैंक करूंगा। ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को जयशंकर को जी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने एकदम सही टाइम पे हम ये डिसीजन लिया है। थोड़ा डर लगता है, बच्ची के साथ फिर शेल्टर में जाना होता है, बसता है वो बसता है जब वो आता है रॉकेट, तो बहुत डर लगता है। इस वजह से यहाँ हम लोग सेफ हैं। यहाँ आके अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब हम लोग सही टाइम पे आ गए हैं। परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है, वो क्या खुश है? हाँ जी, वो लोग से बात हो रही, वो लोग बहुत खुश है कि हम लोग सेफली पहुँच गए इंडिया। हाँ जी, डर तो लगता था। जब सायरन बजता था तो हम लोग को 1.5 मिनट का टाइम मिलता था जाने के लिए शेल्टर में, तो उस बीच डर लगता था क्योंकि बच्ची छोटी थी, तो डर लगता था कि हमको 1.5 मिनट के अंदर ही जाना है हमको शेल्टर में। First of all, I would like to thank Indian embassies over there in Tel Aviv. They support every time for their citizens in Israel. At this situation, they support us very well. And once we got to know that they are going to evacuate us, they started a portal. We registered at night, 12 o'clock in the morning. They confirmed that yes, today you have flight, you can fly to India. And this process was very excellent, and we are here quickly, and this is very excellent. I think this operation is very excellent and successful. All we came here, and we are very happy to come back to India. So yes, and also the Israel government is doing very good job. Their IDF, Israeli Defense Forces, they are doing day night. They are fighting for their people, for us, for the foreigner who are working there. And this is the actually safe place. Here we can see that we are looking at the many video watching, but actually they are inside the Israel. It is safest. We live in southern part, like the city is Midrisha. It's safe, but we decided because of him, we decided to come back to India. So how was it? Yes, on first day, actually we were sleeping, and at around 6:30 there was a siren. So because we didn't hear in 2 years, we didn't experience that much of chaos. So we ran to shelter, and with him, it's very hard, but we managed. But I guess we live in shelter for 2 hours because another siren. But after that, we were okay there. Yeah, we are so relaxed, and we thanks government of India and like our Prime Minister and every minister to support us to come back. Thanks to everyone. हमारा इंडियन गवर्नमेंट से सेकेंड डे से ही लाइक जैसे ही हुआ कि हाँ स्टार्ट हो गया है, वो सब ग्रुप्स में वो लोग एक्टिव थे, लाइक इन कॉन्टेक्ट. सो दे वर लाइक कोऑपरेटिंग विद अस, या, एंड गिविंग ऑल इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग, एंड दिस वाज लाइक स्मूथ, लाइक इट वाज गुड. Yeah, we are very happy for the Modi government to help us support for this help has evacuate through Operation Ajay, and we are very thankful for us to provide. फिलहाल तो हमारे रीजन में उतना ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऐसा ये कर रहा है तो मुझे लगा ऐसा कि हमारे रीजन में भी खतरा हो सकता है, तो जस्ट फॉर द प्रिकॉशन गोइंग देयर. क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी आपको इस फ्लाइट को लेने के लिए? जस्ट एक रजिस्ट्रेशन करना था एम्बेसी के साइट पे जाके. रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ से एक मेल आया कि अगर आप जाना चाहते हैं तो कंफर्म करें.
और कंफर्मेशन के लिए मैंने फिर से रजिस्ट्रेशन करना हुआ, फिर फाइनली वो लोग कंफर्मेशन मेल भेजा कि आपका बुक हो गया। आप जस्ट वाले डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कॉल्स आ रहे थे? मेन रीजन वही है, मैं डरा हुआ नहीं था यहाँ पे, लेकिन घर वालों से एकदम कंटिन्यूअस आधे घंटे में कॉल आ रहा है, इसलिए ही बेसिकली जा रहा हूँ। आप क्या कहेंगे भारत सरकार को? उन्होंने ऑपरेशन अजय चला रहे हैं ताकि बहुत धन्यवाद भारत सरकार, बीजेपी, मोदी जी, सबको बहुत धन्यवाद। यहाँ पे लोग, यहाँ पे नहीं, बेसिकली आउट देयर इन आवर होम सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और ये ऑपरेशन अजय के थ्रू काफ़ी हेल्प मिल रहा है सब लोगों को। मैं तो इजराइल में घूमने आया था, मेरी बेटी पीएचडी कर रही थी यहाँ पे। मैं 23 तारीख को आया था और मेरी लास्ट फ्लाइट जो 8 तारीख को थी, परंतु बीच में युद्ध का प्रोग्राम हो गया इधर, इसके कारण फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई। एयर इंडिया ने सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। उसके बाद फिर हमें ऑपरेशन अजय का पता चला तो हम एम्बेसी से कांटेक्ट किया तो इन्होंने हमें बोला कि आप इतने बजे आइए और अब आप इंडिया सेफली जा सकते हैं। नहीं, हम बहुत सेफ जगह पे थे और बहुत अच्छी जगह पे रह रहे थे हम, उसके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत बढ़िया, मोदी इज द ग्रेट। Yeah, I'm very happy and like it's been really scary here. Now we are going home and see you in India. Any message to the Indian government? Yeah, thanks a lot Indian government for sending this evacuation. Thanks a lot. No, look, it's obviously a difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely, and I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight, for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. Stay calm, be in touch with the embassy there, because the government of India will certainly make all the efforts that are necessary to bring you back home safe and to reunite you with your families. This is something that our government has done repeatedly, will always do. Every time that an Indian finds himself in harm's way, our government will step up and do whatever is necessary to bring them back home safely. The Embassy of India in Tel Aviv has been working continuously to ensure the safety and welfare of all our Indian citizens in Israel. Yesterday, the External Affairs Minister announced Operation Ajay to help those Indians who wish to return to India. And today, under that Operation Ajay, the first flight is going back to India. It's going to have almost 200 Indian citizens. These are students, caregivers, business professionals. And we are trying to ensure that we have similar flights in the coming days. We will have one flight tomorrow. And again, through you, I would like to reach out to my fellow Indian citizens here and urge them to remain calm, stay safe by following the local safety advisories, and tell them that we are always there with them. We are standing with them. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन के सभागार में नव चयनित प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पत्र वितरित किया। बता दें कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत 219 प्रधानाचार्यों के पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से चयन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए कहा कि ये विद्यालयों को रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाए, अतिरिक्त समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार के अवसरों में बड़ी वृद्धि कर रही है। 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, जबकि आध्यात्मिक पर्यटन में 10 गुना ज्यादा वृद्धि की गई है। पहले जहां 1.5 करोड़ श्रद्धालु आते थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 30 करोड़ सालाना हो चुकी है। ये भी रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि कर रहा है। इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
सभी से उभारने का एक प्रयास भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया था जब ऐसे लगता था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे कॉलेजेस ये सभी नकल के अड्डे से बन गए थे। ठेके में नकल होती थी। बहुत सारे जनपद तो इसके बदनाम के केंद्र हो गए थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इसमें जो पिछले 6 वर्ष के अंदर सुधार हुआ, उसमें से गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा एक नजीर भी बनी। आपने देखा होगा, एक समय ऐसा भी होता था जिसमें साल भर केवल परीक्षा, परिणाम और प्रवेश, इन तीनों में 3/4 समय खर्च हो जाता था। यानी 3 महीने तक परीक्षा, अगले 3 महीने परिणाम आने में और अगले 3 महीने प्रवेश होने में लग जाते थे। और बाकी जो 3 महीने बचते थे, इसमें पर्व और त्योहार भी होने हैं, छुट्टी भी होनी है। तो स्वाभाविक रूप से जो एक कार्य इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, वह नहीं हो पाता था। ये पहली बार हुआ है और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए नजीर भी बना कि 14 से 15 दिन के अंदर परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा के 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाओं को संपन्न कराना और अगले 14 दिन के अंदर परिणाम लाना, यह माध्यमिक शिक्षा ने गत वर्ष करके दिखाया। नकल विहीन परीक्षा होगी, यह भी करके दिखाया। और उसने अन्य बोर्ड और उन संस्थाओं को जो परीक्षाएं कराते हैं उनके लिए एक मानक भी इसके सामने प्रस्तुत किया। अगर 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा एक तय समय सीमा के अंदर संपन्न की जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अन्य जो भी सुधारात्मक कदम उठाए जाने हैं, इनको भी हम समयबद्ध तरीके से आगे न बढ़ा सकें। अवश्य किया जा सकता है। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। राजस्थान में पेपर लीक मामले में ईडी का बड़ा एक्शन प्लान देखने को मिला है, जहां जयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर सहित 6 जगहों पर ईडी की रेड हुई है। दिनेश खोडनिया और उनके रिश्तेदारों पर ईडी ने पूछताछ की है। साथ ही साथ ईडी ने बीते दिन पेपर लीक मामले में भूपेंद्र सारण को भी गिरफ्तार किया है। ईडी की पूछताछ में भूपेंद्र सारण ने दिनेश खोगड़िया का नाम लिया था, जिसके बाद ईडी ने दिनेश खोगड़िया पर शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का सहारनपुर दौरा है, जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सर्किट हाउस के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के द्वारा सुझाव पर सड़कों का प्रस्ताव दिया है। साथ ही साथ उन्होंने सेतु निगम के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा है कि सहारनपुर से सीएम योगी का विशेष लगाव है, इसलिए सभी सड़कों को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। भारत की विदेश नीति के खिलाफ एएमयू में फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस यात्रा निकाली गई है, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई, जिसको लेकर संबल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एएमयू के जुलूस का समर्थन किया है, जहां उन्होंने कहा है कि एएमयू मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसलिए बीजेपी की आंखों में 24 घंटे खटकती है। बीजेपी सवाल उठाने वालों पर ही सवाल दाग रही है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और 24 घंटे इनकी का भाई देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ज़्यादा ताल्लुक है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और 24 घंटे इनकी का आंखों में खटकती है वो, और ये कुछ ना कुछ भाई देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ज़्यादा ताल्लुक है मुस्लिम।
सहारनपुर के देवबंद से एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। दरअसल तीनों आरोपी अवैध घुसपैठियों को भारत में अवैध दस्तावेज बनवाकर उनकी मदद करते थे। फिलहाल एटीएस तीनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आगरा में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह का इंस्ट्रक्शन पर आईपीएल सटोरियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते थाना ताजगंज इंस्पेक्टर देवेंद्र शंकर पांडे ने होटल रुद्र विलास 5 आईपीएल सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जहां से कब्जे में 6800 लैपटॉप, मोबाइल, पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ थाना शाहगंज इंस्पेक्टर आलोक सिंह ने भी 3 आईपीएल सटोरियों को गिरफ्तार किया है। तो आगरा में बताया जा रहा है कि होटल रुद्र विलास से 5 आईपीएल सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके बाबत सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आईपीएल सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनके पास से भारी मात्रा में लैपटॉप और उसके अलावा पैन कार्ड, तमाम सामग्री मिली है, जिसके माध्यम से ये आईपीएल में सट्टे का काम करते थे। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर खून से लथपथ युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि दोस्त ने दोस्त का खून कर दिया। बता दें कि मामूली बात को लेकर युवक ने अपने दोस्त को चाकू से गोद डाला और मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच में जुट गई है। मामला मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के कोच्ची गांव का बताया जा रहा है। तो अमेठी से ये खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि घर के अंदर युवक का खून से लथपथ शव मिला है। इस पूरे मामले में दोस्त का कातिल बताया जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की शुरुआत कर दी गई है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। घटना के पीछे के कारणों के बारे में अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। गिरिडीह में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को ताक पर रख दिया गया है। विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में फर्जी नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा है, जहां पर बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम प्लेट लगाकर नॉन मेडिकल इलाज करा रहे हैं। किसी भी नर्सिंग होम में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का सही तरह से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसका खामियाजा मरीजों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। तो गिरिडीह से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अस्पताल को रखा गया है। ऐसे में अब ये जानकारियां सामने आ रही हैं कि बिना किसी नियम कानून के ऐसे बहुत से सेंटर्स चल रहे हैं, जहां पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाना उचित है, क्योंकि इस तरह के सेंटर्स को बाकायदा लाइसेंस मिला है। लाइसेंस के आधार पर प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह के सेंटर्स काम कर रहे हैं, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों की मौजूदगी में मरीज अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। किस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि बेंच पे बैठे मरीज तड़पते हुए नजर आ रहे हैं और अस्पताल और डॉक्टर की हालत आप देख पा रहे हैं। कमरों में कुछ सामान इकट्ठा करके अस्पताल सेटअप कर दिया जाता है और वहां पर मरीजों की खिलवाड़ का पूरा इंतजाम कर दिया जाता है। पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे इस तरह के अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जहां पर ना तो सफाई की व्यवस्था है, ना ठीक प्रकार से डॉक्टरों की उचित व्यवस्था है। केवल मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने का ये धंधा अस्पतालों के द्वारा चलाया जा रहा है। नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए लाखों करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं जौनपुर, जहां नल जल योजना का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है, उस पर दिखाते एक रिपोर्ट।
पेयजल के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक योजना की शुरुआत की गई थी, जल जीवन मिशन। इस योजना को धरातल पर योगी सरकार तेजी से लागू करवा रही है और प्रदेश के लोगों के हर एक घर तक इस योजना का लाभ पहुंचा रही है। जौनपुर जिले की बात करें तो जिले में 21 ब्लॉक हैं और 3,374 गांव, जिसमें 60% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम तेजी से हो रहा है। वहीं घर पर स्वच्छ पेयजल मिलने से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और वो योगी सरकार का आभार जता रहे हैं। गांव के प्रत्येक गरीब किसान जो हैंडपंप नहीं लगवा पा रहे हैं और तमाम तरह की जिनको जल पानी से दिक्कत होती थी, उनको गांव-गांव में पानी की टंकी लगाकर सरकार उनको उसका कनेक्शन देकर सरकार वहां पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से बढ़िया बेहतर करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर जल का एक अभियान छेड़ा हुआ है और उससे स्वच्छ जल की आपूर्ति हर घर तक पहुंचे, गाँव में पहुंचे। मुझे लगता है इससे बीमारियां दूर हो जाएंगी और लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा, जिससे इलाज का खर्चा लोगों का बचेगा। स्वच्छ पेयजल से ही सुंदर स्वास्थ्य का निर्माण होता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पेयजल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जिसके लिए हमारी सरकार ने इस पे कार्य किया और आज उसका लाभ लोग ले रहे हैं। योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जी जान से काम कर रही है, जिसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। घर घर पेयजल के नल लग रहे हैं और लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, जिससे जनता गदगद है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।